तो लोकसभा का चुनाव है और आज प्रचार का भी आखिरी दिन है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं। और उसी संबंध में हमारे भी चिर परिचित अपने प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्रीमान श्री मनोहर लाल जी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं और बड़े सशक्त उम्मीदवार हैं। पूर्व में 9.5 साल उन्होंने हरियाणा की जनता की सेवा की है, जो कि अपने आप में बड़ा सराहनीय एक उनका कार्यकाल रहा। उन्होंने हरियाणा को विकास के नए आयाम स्थापित किए। हरियाणा में आप देखो, गांव में जितना विकास इन 9.5 साल में हुआ है विजय जी, हमने तो पहले कभी इतना विकास देखा नहीं। ये देख लो, सबसे बड़ी बात तो हरियाणा के अंदर बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो नौकरी देने की व्यवस्था संत पुरुष श्री मनोहर लाल जी ने की, उसका अपने आप में एक मिसाल है, उसका कोई जवाब नहीं। और गांव के अंदर जो बिजली की 24 घंटे व्यवस्था की, बिजली की चोरी रोकने का जो काम किया, आज बिजली बोर्ड देखो कितने बड़े मुनाफे में, और गांव के अंदर 24 घंटे बिजली चल रही है। जो व्यवस्था पहले हम जब छोटे होते थे, यही व्यवस्था हम चंडीगढ़ में देखते थे कि बिजली का कट लगने से पहले, एक दिन पहले मैसेज आता था वहां पे। वही व्यवस्था आज मनोहर लाल जी ने गांव गांव में बना दी है। अगर हमारे गांव में कल बिजली का 1 घंटे का कट लगेगा तो एक दिन पहले आपको फोन पे मैसेज आ जाता है। ये अब कितनी बड़ी व्यवस्था उन्होंने कर दी। गांव में आप लगाओ, स्वच्छता का क्या आलम था 2014 से पहले, जब से देश में मोदी जी की सरकार बनी और प्रदेश में जनता के सहयोग से, प्यार से, समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी। उन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया सरकार ने। मैं भी अपने गांव गढ़ी जाटान का सरपंच था उस टाइम। उससे पहले गांव में स्वच्छता का बहुत बुरा हाल था, और अब ये देखो, ये मोदी जी की और मनोहर जी की सोच का परिणाम है कि आज पूरा भारत जो खुले में सोच की व्यवस्था यहाँ थी वो पूरी बदल गई। घर घर शौचालय बनाने का काम जो मोदी सरकार और मनोहर सरकार ने किया है, ये अपने आप में एक सराहनीय काम है। विपक्ष जो है नाना प्रकार के आरोप लगा रहा है कि 400 पार यदि आंकड़ा हो गया, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण को खत्म कर देगी सरकार। देखिए विजय जी, ये तो विपक्ष का एक मिथ्या प्रचार है। आरक्षण के बारे में मैं आपको बताऊं, आरक्षण, हम संविधान निर्माता पूरा भारतवर्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानता है, उसको हम भी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अपना आदर्श मानती है। आप देखो, जब देश आजाद हुआ और जो संविधान सभा कमेटी गठित हुई, उस कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने भारत को एक बहुत अच्छा संविधान दिया। उसके बाद जब आजाद भारत में पहला इलेक्शन हुआ और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने चुनाव लड़ा, तो यही वो कांग्रेस थी जिन्होंने उनके खिलाफ प्रत्याशी मैदान में उतारा और बॉम्बे सेंट्रल सीट से उनको हराने का काम किया। दूसरा चुनाव हुआ, इन लोगों ने उनके खिलाफ फिर षड्यंत्र रचा और उनको षड्यंत्र के तहत दोबारा चुनाव हराने का काम किया बॉम्बे सेंट्रल सीट से। और ये कहते हैं हम आरक्षण के पक्षधर हैं। इन्होंने बाबा साहब को तो कभी लोकसभा पहुंचने नहीं दिया। और संविधान को कौन बदल सकता है? ये तो खुद मोदी जी ने कह दिया कि अगर बाबा साहब भी दोबारा यहाँ आ जाएं तो संविधान तो वो भी नहीं बदल सकते। सब ये तो विपक्ष का एक मिथ्या प्रचार है। देखो, अब आधुनिक भारत में नए नए विकास के कार्य हो रहे हैं, उसमें अगर पुराने संविधान में कहीं ना कहीं किसी क्लॉज में कोई अड़चन आती है तो उसमें कोई नया क्लॉज लगाना वो तो बुरी बात नहीं, ये तो आप भी मानते होंगे। और विपक्ष के तो ये षड्यंत्र है, उनके पास कोई चुनावी मुद्दा तो कुछ है नहीं, इसके अलावा झूठ बोलने के अलावा और वो कहे भी क्या। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप ये देखो, चुनाव तो है लोकसभा का, आप कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई इंटरव्यू देख लो, बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कहते हैं आने वाला विधानसभा चुनाव का जो कार्यकाल होगा वो हमारा होगा। अरे भले आदमी, पहले लोकसभा का तो चुनाव लड़ो। ये तो बताओ, आप लोकसभा का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहे हो और आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, वो तो इनको पता नहीं। ये तो इनकी नीति है कि झूठा प्रचार करके और कोई विकास का कार्य तो। और इंद्री का तो इतना बुरा हाल हुआ उनके शासनकाल में 10 साल के, जिसकी कोई मतलब, सारी हदें पार कर दी उन्होंने तो भेदभाव की। आप देखते होंगे, यहाँ से इंद्री से करनाल जाना पड़ता था
तो कोई लोग तो नीलो खेड़ी जाता था वाया नीलो खेड़ी, कोई वाया गढ़ी बिरबल जाता था, कोई वाया जोड़ माजरा जाता था, कोई पूरे इंद्री विधानसभा की एक भी सड़क ठीक नहीं थी। आज आप देखो करनाल से कुंजपुरा 4 लाइन बन चुका है, करनाल कुंजपुरा ब्लॉक बन चुका है, करनाल से लाडवा 4 लाइन बन चुका है। इंद्री विधानसभा की लगाओ आप, इन 10 सालों में कितने विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और पूर्व में रहे मंत्री श्री कर्णदेव कंबोज जी ने कराए हैं। इंद्री में रेस्ट हाउस की व्यवस्था देख लो आप, इंद्री में वेस्टर्न यमुना कनाल जहां से इंद्री विधानसभा शुरू होती है और जहां खत्म होती है, विजय जी एक भी पुल कोई पुराना नहीं रहा, सारे के सारे पुल नए बने। इंद्री में सड़कें देख लो आप, हॉस्पिटल देख लो, चोरपुरा में ITI देख लो, कितने ही विकास 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाए हैं। कर्णदेव जी ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। और अब जो राम कुमार जी का शासनकाल ये चल रहा है 5 साल का, इसमें भी विकास की गति मैं मानता हूं कि पूर्ववर्ती जो हमारा समय था भारतीय जनता पार्टी का उससे कुछ कम हुई है, क्योंकि बीच में कोरोना काल भी आया, उसकी वजह से व्यवस्था एक बार सारी डगमगाई, लेकिन फिर विकास कार्य दोबारा उसी गति से प्रगति पे हैं। अब आप देखो सड़कों का, मैं एक बार चंडीगढ़ से आ रहा था, मुझे नारनौल जाना था, तो मैं GPS अपना ऑन किया, अम्बाड़ा से नारनौल बाबूजी में 2.25 घंटे में पहुंच गया। 152D हाईवे, उस पे कनेक्टिविटी आप ये पेवा रोड से भी है, पुंडरी रोड से भी है, असंध रोड से भी है। अब देखो करनाल में रिंग रोड बन रहा है, ये शामगढ़ से कुटेल के लिए, और शामली से अंबाला के लिए एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। आप एक्सप्रेस हाईवे लखनऊ देख लो, आप एक्सप्रेस हाईवे ये देखो, आप दिल्ली से बॉम्बे के लिए मात्र 11 घंटे में आप पहुंच जाओगे जब एक्सप्रेस हाईवे कंप्लीट हो जाएगा। तो रोड कनेक्टिविटी का तो कोई जवाब ही नहीं। माननीय हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की मोदी जी के सहयोग से कि विकास के भारत नए नए आयाम आज छू रहा है। और इससे भी बढ़कर आप देखो विजय जी, हम सब भगवान राम को अपना भगवान मानते हैं। मानते क्या, वो है ही हमारे भगवान, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। जब आजाद भारत से पहले तो चलो यही सोच लेते थे कि भाई देश अंग्रेजों का शासन काल था, इस वजह से बाबर ने जो वहां बाबरी मस्जिद की स्थापना कर दी थी, हम राम मंदिर नहीं बना पाए। लेकिन 1947 में भारत आजाद हो गया, उसके बाद तो हमारा ही राज था। हम अपने राम लला को अब उनके मंदिर में नहीं बैठा सके, ये केवल और केवल कांग्रेस की नीतियों का परिणाम था। उन्होंने केवल इस मुद्दे पर राजनीति की। अब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उस टाइम की सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया, सैकड़ों कार सेवक मारे गए। अब हम सरकार की तरफ से हमारे सांसद जी संजय भाटिया जी के साथ हम अयोध्या गए थे। बाबूजी कितना भव्य वहां पे मंदिर बना है, उसका कोई जवाब नहीं। और अयोध्या इतना पवित्र धाम बना दिया है, इतना सुंदर शहर बना दिया। मैं कहता हूँ कि जो अयोध्या का आप रेलवे स्टेशन देखना, इतना भव्य, तो ये कह लो विकसित राष्ट्रों के एयरपोर्ट भी नहीं होंगे। वहां का आप एयरपोर्ट देखना, वहां की सड़कें देखना, मतलब ये वहां लगेगा कि ये वाकई भगवान राम की नगरी है। ये पहले कहते थे भाजपा वाले कि ये तो मंदिर नहीं बनाएंगे, ना डेट बताएंगे। उस टाइम जब पूर्व में अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, गठबंधन की सरकार थी, मानते हैं कि उस समय की गठबंधन के अलमत की सरकार थी, मंदिर नहीं बना पाए, लेकिन अटल बिहारी जी उसी टाइम कह गए थे कि मंदिर भी बनाएंगे और डेट भी बताएंगे। अब वो समय आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के लिए केस भी जीता गया, राम मंदिर का शिलान्यास भी हुआ और राम मंदिर स्थापित भी हो गया। और ये अभी जो पूर्व में 22 जनवरी गई, 22 जनवरी को पूरे देश ने दिवाली के रूप में मनाया। अपने आप में ये भी एक अद्भुत दृश्य था, पूरे भारतवर्ष में एक दूसरी दिवाली मनी। हमारे रामलला अपने भवन में स्थापित हुए मोदी जी के कर कमलों के द्वारा, ये अपने आप में प्राण प्रतिष्ठा उनकी हुई। कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा सुकून है। विदेश नीति लगाओ, पहले क्या था, भारत का नाम विदेशों में कोई ठीक ठाक उसे नहीं लेते थे विदेशी लोग। विदेश के जो भी मुखिया होते थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पहले क्या होता था, वो बोलते थे, भारत के प्रधानमंत्री सुनते थे। आज का लम्हा आप देखो, आज भारत बोलता है और विदेश सुनता है।
डेवलप कंट्रीज भी भारत का आज मोदी जी का एक मजबूत नेता मानते हैं मोदी जी को। उनकी नीतियों का परिणाम अब यही देख लो, पीछे यूक्रेन और रशिया का युद्ध चला, हमारे वहां से 23,782 बच्चे जो रजिस्टर्ड बच्चे वहां पे पढ़ने के लिए गए हुए थे एमबीबीएस में, जिनका एडमिशन था, उन बच्चों के जो पेरेंट्स ने गुहार लगाई विदेश मंत्रालय में, मोदी जी के पास बात पहुंची। मोदी जी का ये देखो कितना बड़ा विजन, और मोदी जी की मजबूती, भारत की मजबूती। मोदी जी ने रशिया को भी कहा, यूक्रेन को भी कहा कि भाई हमारे बच्चे आपकी युद्ध की वजह से वहां दिक्कत में हैं, और आप युद्ध विराम करो, हमारे बच्चे वहां से निकल आएंगे, बाद में आप मर्जी जो करना। अब ये देखो मोदी जी की नीतियों का ही परिणाम, उनकी सोच का ये परिणाम, उन्होंने देश को इतना मजबूत बनाया कि रसिया और यूक्रेन को युद्ध विराम करना पड़ा। और फिर नीति बनाएगी कि भाई ये बच्चे बाहर कैसे आएंगे, उनको पहचानेंगे कैसे। उनको कहा गया कि आप तिरंगा हाथ में लेकर आओ, और आपको बस में बिठाकर यूक्रेन का प्रशासन एयरपोर्ट लेकर आएगा। और उन लोग बच्चों ने बताया कि हमारे साथ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बच्चे भी तिरंगा लेकर बाहर आए, और वो भी हमारे साथ हिंदुस्तान आए, बाद में वो अपने अपने देश को गए। तो ये आप देख लो, कुछ दिन पहले अभी कतर में हमारे पूर्व सैनिकों को वो फांसी की सजा उन्होंने सुना दी थी। मोदी जी ने कहा कि भाई ये हमारे सैनिक हैं, अगर इन्होंने वहां कोई गुनाह किया भी है तो इनको यहाँ हमारी कोर्ट में इनका केस चलेगा, और इनको सजा हम देंगे। वो वहां से जिंदा वापिस यहाँ आए। देखो ये अपने आप में कितना बड़ा काम है। ये लोग कहते थे विपक्ष के लोग कि बाबरी मस्जिद अगर गिरी तो यहाँ तो कत्लेआम मच जाएगा, यहाँ दंगे फसाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, संसार में इतने मुस्लिम देश हैं, वो हमला कर देंगे। आप देखो ये मोदी जी की नीति का ही परिणाम है, मोदी जी की सोच का परिणाम है। आज अबू धाबी में भव्य मंदिर बना है, हमारा सनातन धर्म की वहां स्थापना हुई है। ये देखो आप कितना बड़ा विजन है कि हिंदू धर्म पूरा, जो मोमडन एक अपने आप में सबसे बड़े उनके विकसित देश हैं जो अबू धाबी, उनमें भी सनातन धर्म की स्थापना हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही कमाल है। लोग जो है वोट राष्ट्र देश हित में है, क्या है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। देश हित में ही लोग वोट देंगे, ऐसा हमारा मानना है। और जो मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, भारतीय जनता पार्टी 370 पार, और एनडीए गठबंधन 400 पार, यही होगा। विपक्ष केवल और केवल 4 तारीख को ये कहेगा कि ये तो ईवीएम की सेटिंग है, उनको यही रोना रोना है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री इस देश के बनेंगे, और वो लोग मन बना के बैठे हैं। इसी उसमें अपना करनाल लोकसभा में माननीय मनोहर लाल जी, जो मैं कह सकता हूं कि राजनीति के संत पुरुष, अगर सफेद कपड़ों के संत कोई हैं तो वो श्री मनोहर लाल जी हैं, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देकर इस देश की इस प्रदेश की 9.5 साल सेवा की, और प्रदेश में नए नए विकास के आयाम स्थापित किए जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो बिजली का व्यवस्था हो, और इससे भी बड़ी व्यवस्था विजय जी मैं आपको बताऊं, माननीय मोदी जी ने एक सोच रखी कि गरीब व्यक्ति अपना इलाज कैसे कराए, इलाज बहुत महंगे हो गए हैं। उन्होंने आयुष्मान कार्ड की योजना बनाई। आयुष्मान कार्ड की योजना में जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनका आयुष्मान कार्ड माननीय मोदी जी ने बनाया, और उनको 5 लाख रुपए तक की वार्षिक इलाज की गारंटी उनको प्रदान की। और आप देखो गांव में जाओ, मेरे गांव से कम 50 से 60 बुजुर्गों ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अपनी आंख का इलाज कराने का काम किया। मोतियाबिंद, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं कि आंख बनवाली, जिसपे 70-80 हजार रुपए, लाख रुपए तक का खर्चा है, वो आज बुजुर्ग गरीब आदमी मुफ्त में करा रहा है। इससे भी आगे की चिंता करते हुए मनोहर लाल जी ने मोदी जी को कहा कि मोदी जी, आपने 1,80,000 रुपए तक के गरीब व्यक्ति का तो आयुष्मान कार्ड बना दिया, लेकिन जो व्यक्ति, जो परिवार जिसकी आमदन 1,81,000 रुपए है, वो परिवार भी कोई अमीर परिवार नहीं है। और मनोहर लाल जी उनके लिए एक चिरायु कार्ड की योजना लेकर आए, जिस व्यक्ति की आमदन, वार्षिक आमदन 1,80,000 रुपए से
3.5 लाख रुपए तक है, वो केवल और केवल 1500 रुपए का प्रीमियम किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन जमा कराकर अपना चिरायु कार्ड बनवा सकता है और वो व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज अपना फ्री करा सकता है। हम नहीं चाहते कि कोई आदमी बीमार पड़े और उसको आयुष्मान कार्ड की जरूरत पड़े, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है विजय जी, ये किसी को नहीं पता। ये मोदी और मनोहर जी ने तो इससे भी आगे की सोच रखते हुए उन्होंने ये कहा कि भाई जिस व्यक्ति जिस परिवार की आय 3.5 लाख रुपए से भी अधिक है, वो व्यक्ति भी कोई अमीर व्यक्ति नहीं है, वो भी किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा सकता। उन्होंने उस व्यक्ति की चिंता करते हुए उसको केवल और केवल 4,000 रुपए मात्र प्रीमियम पे उनकी चिरायु कार्ड बनाने की व्यवस्था की। ये अपने आप में उनका एक बहुत बड़ा सराहनीय काम अपील क्या करना चाहेंगे? है। मेरी तो पूरे करनाल लोकसभा क्षेत्र वासियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि भाई ये जो राजनीति के संत पुरुष हमारे उम्मीदवार बनकर आए हैं, जो हमारे से बिल्कुल चिर परिचित हैं, जिनकी नीतियां हमने देखी हैं, उन्होंने कितने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देकर बिना किसी भेदभाव के, बिना भाई भतीजावाद के जो विकास कार्य हरियाणा में कराए हैं, तो उनको पूरे भारतवर्ष में अगर रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताकर यहाँ से भेजा जाए, तो ये उनके प्रति एक सच्चा सम्मान होगा। एक उनको हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और पूरे लोकसभा क्षेत्रवासी भी ये उनको एक सम्मान के रूप में बहुत बड़ी भेंट देंगे।